हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े पदार्थों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। और आज की क्लास में हम लोग विलयता के बारे में बात करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ विलयता यानी कि सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, विलयता क्या होती है, इसके बारे में देखेंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि निश्चित ताप और दाब पर अगर मैं यहाँ पर एक निश्चित मात्रा में विलायक लेकर, विलायक मान लीजिए मैं 100 ग्राम विलायक ले लेता हूं और निश्चित ताप और दाब पर इसमें विलय डालना शुरू करता हूं। तो मान लीजिए मैं थोड़ा सा विलय डालकर इसको घोल लेता हूं, विलयन तैयार कर लेता हूं। अब फिर मैं थोड़ा सा और विलय डालता हूं, वो घुल जाता है आसानी से, फिर और डालता हूं, वो भी घुल जाता है। तो एक ऐसा कंडीशन आएगा जब इसमें विलय घुलना बंद हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ जो विलयन तैयार हुआ है, इस विलयन में विलय की अधिकतम मात्रा घुल चुकी है, अब उससे और ज्यादा विलय नहीं घुल सकता है। तो ऐसा जो विलयन होता है उसको हम लोग क्या कह रहे थे जी, संतृप्त विलयन कह रहे है ना, संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी कि संतृप्त विलयन में विलय की अधिकतम मात्रा घुली होती है। ध्यान रखना कि इसमें ताप और दाब निश्चित होना चाहिए और जो इसमें विलायक है वो विलायक की भी मात्रा निश्चित होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं विलयता की। तो इसी से जुड़ा हुआ विलयता भी है। देखिए, अगर मैं ताप और दाब निश्चित रखूं और मैं एक विलायक लेता हूं और विलायक की क्वांटिटी भी मैं निश्चित रखूं, यानी कि मान लीजिए 100 ग्राम ले लूं, तो निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में विलय की जो अधिकतम मात्रा घुली हुई है ताकि वो विलयन संतृप्त बन जाए, तो वही उसकी क्या कहलाती है, विलयता कहलाती है। यानी कहने का मतलब है कि इसमें विलय कितना अधिक घुला हुआ है, कितना अधिक घुला हुआ है, ठीक है, उसका जो कैपेसिटी क्या है, वही क्या कहलाती है, विलयता कहलाती है। समझ गए ना। यानी कह सकते हैं कि उस ताप और दाब पर उस विलय की उस विलायक में विलयता कहलाती है। यानी कि कितना क्वांटिटी में इसमें विलय घुल सकता है, उसी की क्षमता की बात हो रही है, वही क्या कहलाती है, विलयता कहलाती है। तो हम लोग विलयता को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि एक निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में किसी विलय की घुलने वाली अधिकतम मात्रा जो विलयन को संतृप्त कर दे, उस ताप और दाब पर उस विलय की उस विलायक में विलयता कहलाती है। यानी कि आप लिख सकते हैं कि विलय की जो विलयता होगी, विलय की विलयता जो होगी वो कैसे हम लोग जान सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। तो जो विलय की मात्रा डाली गई है विलयन में वो, और भाग में विलायक की मात्रा और गुणा में 100। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर विलय को हम लोग स्मॉल w से सूचित करते हैं और विलायक को कैपिटल W से, और गुणा में 100। इस तरह से विलय की विलयता हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, अभी हमने देखा विलयता के लिए कंडीशन दिया है कि निश्चित ताप और दाब पर, तो अगर ये ताप और दाब निश्चित ना रहे तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा विलयता पर, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, विलयता पर दाब का प्रभाव।
दाब का, प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है विलयता पर। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसी द्रव में ठोस की विलयता की, जैसे मतलब चीनी में चीनी घोला जा रहा है अगर मान लीजिए जल में, तो ठोस की विलयता दाब का प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है, न के बराबर पड़ता है। ठीक है, बहुत ही कम पड़ता है। किंतु अगर हम लोग बात करें गैस की विलयता की, द्रव में ये मान लीजिए कोई द्रव है, द्रव में गैस की विलयता की, तो दाब का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। यानी कि दाब बढ़ाने पर विलयता बढ़ जाती है और दाब कम करने पर विलयता घट जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए आप प्रेशर देकर, हम जानते हैं ना जी, कंप्रेस्ड करेंगे गैस को तो उसके कण पार्टिकल नजदीक आएंगे, यानी कि दाब बढ़ाया जा रहा है ना वहां पे, तो जाहिर सी बात है आसानी से उसकी विलयता बढ़ेगी, और घटाएंगे दाब तो विलयता घटेगी। तो हम लोग द्रव के ऊपर गैस की विलयता का प्रभाव पड़ता है, दाब का विलयता, द्रव में गैस की विलयता का दाब का प्रभाव पड़ता है, लेकिन द्रव में ठोस की विलयता का दाब का बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। ऐसे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि किसी द्रव में ठोस पदार्थ की विलयता, ठोस पदार्थ की विलयता पर दाब का प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है, कम पड़ता है। ठीक है, किंतु द्रव में किसी गैस की विलयता पर दाब का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि, है ना जी, यहाँ पे लिख सकते हैं कि दाब बढ़ाने पर विलयता बढ़ती है और दाब कम करने पर विलयता घटती है। समझ गए? यानी कि अगर आप धरती तल पे कर रहे हैं, कोई विलयन तैयार कर रहे हैं, तो उसमें विलयता अधिक होगी, लेकिन वही थोड़ा सा ज्यादा ऊंचाई पे जाके कर रहे हैं क्योंकि वहां पे दाब कम हो जा रहा है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो रहता है, तो वहां पे विलयता क्या हो जाएगी, वहां कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब ये तो रहा दाब का प्रभाव। अच्छा, अगर हम लोग बात करें दाब की जगह ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पर हेडिंग देते हैं, यहाँ पे हेडिंग देते हैं, विलयता पर ताप का प्रभाव क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई द्रव में ठोस घुलाया जा रहा है, जैसे अगर हम लोग बात करें, सिंपल सी बात करें, नमक को घुलाया जा रहा है जल में, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ताप बढ़ाएंगे तो विलयता बढ़ेगी, ताप घटाएंगे तो विलयता कम होगी। वही अगर द्रव में गैस की विलयता की बात करें, गैस की, तो अगर यहाँ पे ताप बढ़ाएंगे तो विलयता घटेगी, गैस नहीं घुल पाएगा क्योंकि वो गैस के कण और दूर दूर जाने लगेंगे, और यहाँ पर अगर ताप कम किया जाएगा तो विलयता बढ़ती है। ठीक है, तो ये दोनों के लिए उल्टा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, कि ताप बढ़ाने पर किसी विलायक में ठोस पदार्थ की विलयता बढ़ती है और
ताप कम करने पर ठोस पदार्थ की विलयता घटती है। द्रव में ठोस पदार्थ की विलयता घटती है। अच्छा, यहाँ पे लिख सकते हैं और कि द्रव में, किंतु द्रव में, ऐसे लिख देते हैं, किंतु द्रव में गैस की विलयता ताप बढ़ाने से घटती है। और इसके विपरीत लिख सकते हैं कि ताप कम करने से बढ़ती है। ठीक है, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं निलंबन के बारे में। निलंबन क्या होता है? निलंबन यानी कि सस्पेंशन। देखिए, ये एक्चुअल में सस्पेंशन जो होता है यह विसमांग होता है, विसमांग पदार्थ है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे किसी ठोस पदार्थ को मैं लेकर किसी द्रव या गैस में मिलाऊं, तो मिलाने के बाद वो द्रव और उस गैस में घुलते नहीं है, बल्कि संपूर्ण द्रव या गैस में निलंबित स्थिति में रहते हैं। जैसे कुछ इस तरह से मिले हुए हैं, ठीक है, घुले नहीं है, बस इसमें मिले हुए। अगर स्थिर छोड़ देंगे तो ये नीचे बैठ जाएंगे। तो इस तरह का जो पदार्थ होता है यह क्या कहलाता है? निलंबन कहलाता है, सस्पेंशन कहलाता है। यानी कि निलंबित रहते हैं इसमें कण। जैसे आप ले लो, आप बालू को पानी में घोल के देख लो, तो उसमें बालू के कण आपके उसमें घुलेंगे नहीं, इसमें मिले हुए रहेंगे, है ना। चूना को अगर हम लोग पानी में घोल के देखें, खलिया को, तो वो निलंबित रहते हैं उनके कण, उसमें घुलते नहीं है। ठीक है, तो वैसे जो आपका विसमांग मिश्रण होता है, ये एक्चुअल में विसमांग मिश्रण ही ना होगा जी। तो इस विसमांग मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? निलंबन कहेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे कि निलंबन एक विसमांग पदार्थ है, या मिश्रण भी लिख सकते हैं, पदार्थ है जिसमें किसी ठोस पदार्थ के छोटे छोटे कण द्रव या गैस में घुलते नहीं, बल्कि संपूर्ण द्रव या गैस में निलंबित स्थिति में रहते हैं। ठीक है, जैसे बालू और जल का मिश्रण, कीचड़ वाला जल भी हो जाएगा ना, कीचड़ युक्त इधर से होगा ना, कीचड़ युक्त जल, ये सब क्या है? निलंबन है। अच्छा, निलंबन में देखेंगे कि ये एक्चुअल में विसमांग मिश्रण है, और उसके जो छोटे छोटे कण जो हैं आप आसानी से बिना माइक्रोस्कोप के भी देख सकते हैं, है ना जी। अच्छा, उसमें ये छन्ना पात्र को नहीं पार पकड़ेंगे। अगर इसको छानेंगे तो वहां से उसके कण अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये अस्थायी होते हैं, यानी कि अगर इसको है ना जी, इनको थोड़े समय तक छोड़ देंगे तो ये इसके कण जो होंगे नीचे पेंदी में आकर बैठ जाएंगे। ठीक है, ये विसमांग मिश्रण होता है। अच्छा, और इसमें जो निलंबित ठोस पदार्थ के कण होते हैं उनका व्यास जो होता है 10⁻⁵ सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। ठीक है, तो हम लोग ये इसके गुणों को भी यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं निलंबन के गुण क्या होते हैं। पहला गुण हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि यह विसमांग मिश्रण है, यह एक
विषमांग मिश्रण है, मिश्रण है। अच्छा, इसमें ठोस के जो कण होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, उतने छोटे भी नहीं होते, इसको आप आसानी से देखें, यानी बड़े होते हैं ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। इसमें ठोस के कण काफी बड़े होते हैं, काफी बड़े होते हैं, जिन्हें नग्न आंखों से या माइक्रोस्कोप की सहायता से भी, या माइक्रोस्कोप, अगर जब खुले आंखों से दिख जाएगा तो माइक्रोस्कोप से आसानी से दिख जाएगा, की सहायता से आसानी से देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। और क्या गुण हो जाएगा? ठोस में निलंबन के कण जो होंगे छन्ना पत्र को पार नहीं कर पाते हैं, ठोस के निलंबित कण जो होंगे छन्ना पत्र को पार नहीं कर सकते हैं, पार नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? ठीक है, यह अस्थाई होते हैं, ये अस्थाई होता है क्योंकि इसमें जो कण होंगे वो द्रव से आसानी से उसमें अलग हो जाएंगे, छोड़ देंगे ना तो नीचे आकर पेंदी में बैठ जाएगा, आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। पांचवा लिख सकते हैं कि इसमें निलंबित ठोस के कणों का व्यास 10⁻⁵ सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है, अधिक होता है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लास छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं।